हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट मोबिलिटी का। मोबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है हमारे बड़े से चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। मोबिलिटी का मीनिंग होता है एबिलिटी टू मूव फ्रीली। किसकी एबिलिटी? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर होते हैं वो कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो मोबिलिटी को डिफाइन किया गया, मोबिलिटी को डिफाइन करा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मोबिलिटी की डेफिनेशन हुई और यहीं से मोबिलिटी इज डिफाइंड एज magnitude of drift velocity per unit electric field। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई अपॉन एम टाउ माइनस ई अपॉन एम टाउ होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो डिवाइड बाय ई, यहाँ पे वेक्टर साइन लगा सकते हो। अब ई से ई कैंसिल हो गया तो म्यू का क्या फॉर्मूला आ गया, ई टाउ बाय एम। ये एक और फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सॉरी मोबिलिटी का। और यहीं से हम देख सकते हैं कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मोबिलिटी की। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या हो जाएगी, वीडी, यानी कि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो मीटर ऊपर जाएगा, सेकंड नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। क्या यूनिट हो जाती है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। क्लियर है बात? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, पूछ ली जाती है बार बार। एक तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क क्या है, डायमेंशन निकालना मोबिलिटी की। डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी तुम मुझे बताओगे कमेंट्स में कितनी होगी, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। वीडी का मैग्नीट्यूड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो मैं सीधे सीधे ये बात बोल सकता हूं कि मोबिलिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। मोबिलिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना, ठीक है। और मोबिलिटी केवल किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे। मोबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्लियर है बात, नोट कर लो। हो गया, समझ में आया पूरा। चल आगे बढ़ा जाए। ये हो गई मोबिलिटी की बात। देखो इसमें से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या तो बेसिक तुमसे पूछे जाएंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर दी या पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो मोबिलिटी का क्या होगा, या फिर इसकी यूनिट पूछी जाती है, या फिर डेफिनेशन कि आप मोबिलिटी में समझते हो या नहीं समझते हो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत मजा आने वाला है। क्या बात कर रहे हो उसे, देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था, J इज इक्वल टू एन ई वी डी, हाँ या ना। लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला देखा, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, J वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी वेक्टर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट होगी करंट की डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन, तो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होगी करंट की डायरेक्शन। क्लियर है बात? तो ये माइनस आ जाएगा। अच्छा, और हमें एक और बात पता है, क्या, कि वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम टाउ। तो वी डी की वैल्यू रख देते हैं, तो जे कितना हो जाएगा, माइनस एन ई इंटू वी डी की जगह रख देते हैं माइनस ई अपॉन एम टाउ। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जे कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ इंटू ई। जे कितना आ गया, एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई, हाँ या ना। अब इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं,
E इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जे। इसको मैंने इधर भेज दिया तो E कितना आ गया, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू जे। तो देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर डेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये सारे एक गिवन मटेरियल के लिए तो कांस्टेंट रहेंगे, एक गिवन मटेरियल के लिए तो कांस्टेंट रहेंगे। अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डबल की तो सीधे क्या डबल होगा, करंट डेंसिटी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं इस पूरे के पूरे को मैं क्या मान सकता हूं, मैं एक कांस्टेंट मान सकता हूं कि सर ये सिर्फ और सिर्फ काय पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। तो इस कांस्टेंट को बोला गया रो। तो E इज इक्वल टू रो जे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा करंट डेंसिटी होगी। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ की। बात समझ में आई क्या हुआ, J इज इक्वल टू NABT, VD की जगह रख दिया तो यहां से हमें समझ में आया कि यार जितने ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ज्यादा करंट आएगा। करंट डेंसिटी, करंट एक ही बात है, ठीक है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा करंट आएगा। J छोटा बना लो चाहो तो, उतना ज्यादा करंट आएगा। तो यही है ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। सर हमें तो ओम्स लॉ था याद था V इज इक्वल टू IR, वो यहीं से आएगा, अभी थोड़ी देर बाद वो यहीं से निकल के आएगा। तो इस फॉर्म को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर इसको कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हेडिंग डालेंगे माइक्रोस्कोपिक या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, समझ में आया। E इज इक्वल टू रो जे। अच्छा, यहीं से एक और कहानी आ जाती है। इस रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल पे डिपेंड करता है केवल, है ना। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि वेहर रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और यहां पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी के बारे में कल बहुत अच्छे से समझा था हमने। और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है बात, क्लियर है, नोट कर लो। यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, नोट कर लो भाई। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। नोट डाल के ये बात भी लिख लो कि रेजिस्टिविटी जो है इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब मटेरियल चेंज होगा तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल चेंज होगा तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। देख लो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, मास नंबर, मटेरियल चेंज होगा तो ही तो नंबर डेंसिटी चेंज होगी या रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। इसलिए मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और इसका एक और नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। चलो, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, वो हम टाइम आने पे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये बात लिख लो, आगे बढ़ा जाए।
तो देखो E इज इक्वल टू रो जे होता है, E इज इक्वल टू रो जे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, जे छोटा बना लो, J इज इक्वल टू 1 बाई रो E, J इज इक्वल टू 1 बाई रो E, और 1 बाई रो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कह दिया जाता है कंडक्टिविटी। J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी, उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल क्या कहला जाता है, कंडक्टिविटी। तो ये भी कहलाती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये दोनों ही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हैं या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। E इज इक्वल टू रो जे या J इज इक्वल टू सिग्मा E। क्लियर है बात, नोट करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, हालांकि सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी क्या था, एक कांस्टेंट आया था सर E इज इक्वल टू रो जे में, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, और एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल में अलग अलग होती है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर कंडक्टर्स। अब देखो रो क्या होता है, m/n/e² टाउ, है ना। अब इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। नंबर डेंसिटी चेंज होगी क्या, नहीं, क्योंकि सर कंडक्टर में तो पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उसमें सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता। रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम था कि दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है, दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम जल्दी कोलाइड कर जाएंगे, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो हम बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि किस तरीके से इंक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। किसी भी टेम्परेचर T पर रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आप एक आइडियल, या फिर मैं बोलूं कि एक 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन पे रेजिस्टिविटी लो इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यहाँ पे अल्फा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या फिर इसे और अच्छी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस अल्फा का नाम। ठीक है, एक दो बार पूछ लिया गया है नाम, मतलब वो बोलेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
डेल्टा टी क्या है यहाँ पे? डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज डेल्टा टी। भाई हम 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो कितने का चेंज, 50 का, तो जितना ज़्यादा ये चेंज होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है बात? रो टी क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, किसी एक टेम्परेचर टी पे। रो नोट क्या है, रेजिस्टिविटी एट अ रेफरेंस टेम्परेचर, जो भी हमने रेफरेंस लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस लिया है या जो भी लिया है, कोई भी एक जो रेफरेंस लिया है हमने टेम्परेचर का, उस पे जो रेजिस्टिविटी है वो हो जाती है रो नोट। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला हो जाता है रेजिस्टिविटी का कंडक्टर्स के केस में। ठीक है, अब सर ये समझ में आ गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी कंडक्टर्स के केस में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स की, किनकी? फॉर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स अगर मैं इनकी बात करूं तो फिर क्या होता है कि हमें वापस वही पता है, रो होता है m/ne² टाउ। अब होता क्या है कि इफ टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ कम होगा, टाउ कम होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इनके केस में क्या होता है कि टाउ तो कम होता है लेकिन जो n है, n बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? इनका था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इनमें पहले इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन जब तुम हीट करोगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। उनको जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलनी चाहिए थी वो मिल गई और वो फ्री हो गए। इस वजह से n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आई बात? इस वजह से n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टाउ जितना कम होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा n बढ़ जाता है। दिस इम्प्लाइज टाउ इंक्रीजेज, टाउ डिक्रीजेज बट n इंक्रीजेज। दिस इम्प्लाइज n बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये चीज़ बढ़ गई तो रो कम हो जाता है। तो इस बात को हम वर्ड्स में भी लिखेंगे कि फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी की बात नहीं करें हम पहले इसकी बात कर लेते हैं कि n इंक्रीजेस मोर देन द डिक्रीज इन टाउ। भाई टाउ जितना कम हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा n बढ़ जाता है। हेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करें हम तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होती है। क्लियर है बात? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो तुम देखो रो वर्सेस टेम्परेचर का, रो वर्सेस टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ बनाएं किसके लिए, सपोज फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं पहले फॉर कंडक्टर्स या हम मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो ग्राफ कैसा जाएगा? सर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, हाँ या ना? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रो वर्सेस टेम्परेचर फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स तो क्या सीन होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होगी। समझ में आई बात? तो कंडक्टर्स के केस में अलग ग्राफ होगा और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के केस में अलग ग्राफ होगा। और यहीं पे मैं एक और केस का भी ग्राफ बनवा देता हूँ, इसको हम डिस्कस मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं यही बनवा देता हूँ ताकि सारे ग्राफ एक जगह पे आ जाए। रो वर्सेस टी फॉर एलॉयज, एलॉयज के केस में ग्राफ होता है
कुछ ऐसा, देखो ये तो डैश डैश से दिखा रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, बनाता हूँ अच्छे से, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ जाता है बस। तो एलओएस के केस में ऐसा ग्राफ होता है। मेटल्स के केस में इंक्रीज करती है, एलओएस में भी इंक्रीज करती है, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं करती है। और इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो नोट कर लो, समझ में आया होगा, पूरी तरह से समझ में आया सर, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन। देखो मोस्टली इस पे क्या है कि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स के केस में रो वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, या फिर इंसुलेटर्स के केस में कैसा होगा, एलओएस के केस में कैसा होगा। तो हमने ये बात देख ली। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, छोटी वीडियो होगी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से कहानी थोड़ी चेंज होने जा रही है। हम रेजिस्टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो मैं नई वीडियो से शुरू करना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।